गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बारा। बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे थे, पूंजी लाभ शीर्षक। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कैपिटल गेन क्या होता है, ये कैसे अराइज होता है ना। फिर आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो तरह का होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ, जिसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट एसेट्स के लिए 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ्स की लिमिट होती है। अगर इससे ज़्यादा ये पर्टिकुलर कैपिटल एसेट आपके पास रहती है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। और अगर इस 12, 24 या 36 मंथ्स तक या इससे कम रहती है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ, है ना। ऐसे एसेट के ट्रांसफर से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म, लेकिन अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने किसी भी एसेट का ट्रांसफ़र किया। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी, आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड था, ज़मीन थी आपके पास, आपने उस ज़मीन को सेल किया। ठीक है, आपने उस ज़मीन को 50 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया। तो उसको सेल करने के लिए अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी ब्रोकरेज दी है, दलाली दी है, उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटीज़ पे की हैं या कोई भी लीगल एक्सपेंसेस, लॉयर के एक्सपेंसेस एंड सो ऑन कुछ भी पे किया है, तो आपको उन कानूनी व्ययों की छूट उसमें मिलेगी। तो आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा उसको माइनस करके, है ना, मतलब कि शुद्ध विक्रय प्रतिफल। फिर उसके बाद आप उसमें से लेस कर देंगे उसको प्राप्त करने की लागत, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत। अब प्राप्त करने की लागत दो तरह की हो सकती है बच्चों। प्राप्त करने की लागत एक सिंपल डायरेक्ट हो सकती है कि सपोज़ कीजिए मैंने इस एसेट को 20 लाख में परचेज़ किया था, तो 50 में से मैंने 20 लाख माइनस कर दिया और 30 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी मेरी कॉस्ट है उस कॉस्ट को मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII के अकॉर्डिंग करंट लेवल पे चेंज करूँ। ठीक है, गवर्नमेंट CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करती है हर साल, यानी कि अगर मैंने सपोज़ कीजिए इस एसेट को 20 साल पहले ख़रीदा था, तो आज के लेवल पे मैं उस कॉस्ट को लेके आऊँ। 20 साल पहले 2 लाख की क्या वैल्यू थी और आज उस 2 लाख की क्या वैल्यू है, कितना फ़र्क है दोनों में, है ना। तो मैं उस 2 लाख रुपीज़ को आज के लेवल पर कन्वर्ट करूँगी CII के थ्रू, यानी कि मैं उसे ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय, मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ परचेस करके उस कॉस्ट को करंट लेवल पे कन्वर्ट करती हूँ, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, निर्देशित लागत, है ना, प्राप्त करने की निर्देशित लागत, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आई। अभी जब हम आगे इसको करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें तो डायरेक्ट हम, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब टाइम पीरियड ही आप देखिए कितना कम हो गया, या तो 12 मंथ्स होगा शेयर्स और जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, अगर लिस्टेड हैं डिबेंचर्स तो 12 मंथ्स है, अगर अनलिस्टेड है सिक्योरिटीज़ तो 24 मंथ्स है और अदर्स के लिए 36 मंथ्स। 3 साल में जनरली हम ये मानकर एज्यूम करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो हमें उसको इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कितना भी हो सकता है, 3 ईयर्स से ज़्यादा कितना भी हो सकता है ना, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको अपनी कॉस्ट को इंडेक्स करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, प्राप्त करने की निर्देशित लागत। फिर उसे आप अपने सेल्स कंसिडरेशन, विक्रय प्रतिफल में से माइनस करते हैं और फिर उसके बाद जो भी आता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। एक्चुअली बच्चों इसके बाद जो आता है, नॉर्मल सी बात है, मैंने किसी चीज़ को 50 लाख में बेचा, 20 लाख में ख़रीदा था, तो 30 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया। एक सिंपल से, अगर आपको टैक्स की जानकारी नहीं है तो आप सिंपल वर्ड्स में यही बात करते हैं, है ना। लेकिन जब हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड पढ़ते हैं तो बच्चों किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से होने वाला ये कैपिटल गेन सीधा टैक्सेबल नहीं होता। इस पर आपको कुछ एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जिनकी आपको डिडक्शंस दी जाती हैं। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54E, EC, F और बहुत सारी आगे सेक्शंस हैं, G, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कुछ सेक्शंस की जो छूट होती है वो केवल शॉर्ट टर्म पे दी जाती है और कुछ ऐसी हैं जिनकी केवल लॉन्ग टर्म पे दी जाती है। शॉर्ट टर्म पर जिन बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस हैं, 54, 54B, जिनकी छूट हम 54D, जिसकी छूट हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कई सारी डिडक्शंस दी जाती हैं। इसमें ये होता है कि आपने जो भी आपको इनकम हुई है, जो भी आपको गेन हुआ है, अगर आप उसको एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में, एक निर्धारित अवधि में वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं,
किस में, वापस से किस में विनियोजित कर देते हैं, जो इन सेक्शंस में कहा गया है पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की ट्रांसफ़र से आपको जो भी पैसा मिलता है, अगर आप उस पैसे को वापस से किसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट में री इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी विशेष पूंजी संपत्ति में वापस से विनियोजित कर देते हैं, तो फिर आपको इन सेक्शंस की डिडक्शन मिलती है। अच्छी खासी डिडक्शन इसमें आपको मिल जाती है और इससे आपकी जो कैपिटल गेन की टैक्सेबल इनकम है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। अल्पकालीन पूंजी लाभों की गणना के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना विक्रय प्रतिफल यानी कि सेल्स कंसिडरेशन लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसे हम शॉर्ट में बोल देंगे बच्चों STCG। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन को हिंदी में बोला जाता है विक्रय प्रतिफल, विक्रय प्रतिफल। ठीक है, अब इस सेल्स कंसिडरेशन में हम क्या करें, इस सेल्स कंसिडरेशन में अगर हमने कोई भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस किए हैं तो उन ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है। तो इसमें से लेस कर दीजिए आप ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। कंपल्शन नहीं है कि ये हो, आपको जो क्वेश्चन में मेंशन किया हो उस अकॉर्डिंग आप इन्हें लेस कर देते हैं। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं हस्तांतरण व्यय, हस्तांतरण व्यय, है ना, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। अब ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि दलाली हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे की है, मुद्रांक पे किए हैं, वो हो सकता है, आपने कोई भी कानूनी व्यय पे किए हैं, लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, जैसे कि लॉयर की फ़ी पे की है, तो वो इसमें हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं आता, पहले से इंक्लूड किया जाता था लेकिन अब STT इसमें नहीं आता। व्हाट इज़ STT? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय कर। क्लियर? तो हम इसमें क्या क्या ले लें ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस में, मैं इसमें लिख सकती हूँ ब्रोकरेज, है ना, देन उसके बाद इसमें मैं लिख सकती हूँ स्टैम्प ड्यूटीज़, कोई भी इस तरह की ड्यूटी, मुद्रांक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, फिर उसके अलावा लॉयर की फ़ी, तो इसे मैं लिख दूँ लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की है तो वो भी इसमें आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी एट्सेट्रा। ये और कोई भी इस तरह के कोई भी लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन्हें हम यहाँ पर लेस कर देंगे और इसे लेस करके जो आता है, ये देखिए सेल्स कंसिडरेशन, इसमें से मैंने लेस किया, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, नेट सेल्स कंसिडरेशन। नेट सेल्स कंसिडरेशन का मतलब हो गया शुद्ध विक्रय प्रतिफल। ठीक है, देन नेट सेल्स कंसिडरेशन में अब हम क्या लेस कर दें, इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दोनों लेस करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मैंने आपको बताया प्राप्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है सुधार की लागत। आपके पास कोई कैपिटल एसेट थी, चाहे किसी ने आपको दी है या आपने खरीदी है, आपके पास पहले से थी, अब जब आप उसको सेल करते हैं ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसको जब जितने में खरीदा केवल उसी की आपको डिडक्शन दी जाएगी, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपने किसी भी तरह का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, बस ये है कि इस तरह का इम्प्रूवमेंट 2001 के बाद किया गया हो, है ना। अगर आपने 2001 के पहले इस तरह का एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं दी जाती। तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि प्राप्ति की लागत एंड इम्प्रूवमेंट, इसी के साथ हम लिख देते हैं, अगर कोई है तो दोनों को लेस कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, प्राप्त करने की और सुधार की लागत। ये लेस किया और अब जो आया वो हमारा क्या आ गया, अगर हमारा सेल्स कंसिडरेशन हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो हम उसे गेन बोल देते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर इसमें लॉस हो जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो इसे हम बोल देंगे STCG, जैसे मैंने आपको अभी बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ। अब इसके अंदर हम कुछ सेक्शंस की एग्जाम्पशन देते हैं। ठीक है, तो किस किस सेक्शन में हम इसमें डिडक्शन या एग्जाम्पशन देते हैं, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन देखिए 54B,
इन सेक्शंस को हम बच्चों डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 54B, 54D, 54GA एक्सेट्रा, है ना। अगर है तो इन्हें लेस कर देंगे और अब जो आएगा आप उसे बोलेंगे फाइनल टैक्सेबल STCG। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं इसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ दोबारा से इस पैसे का, तो मुझे पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें से मैंने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे इसमें से एग्जाम्पशन मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, विनियोग करने की शर्त के आधार पर, और फिर अब जो बचेगा अमाउंट मुझे उसी पर टैक्स देना होगा। इसीलिए इसको हमने बोला है टैक्सेबल STCG, यानी कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ। समझ आई बात आपको? तो सेल्स कंसिडरेशन जो भी है हमारा विक्रय प्रतिफल, उसमें से हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा, शुद्ध विक्रय प्रतिफल, फिर इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट, प्राप्ति की और सुधार की लागत लेस कर देंगे, और फिर अगर कोई एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन लेस कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आपका टैक्सेबल STCG आ गया। अब STCG जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया उसी तरह से हम LTCG भी कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, इन दोनों में दो जगह फ़र्क आएगा। हम यहीं पर LTCG भी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया सेल्स कंसिडरेशन यानी कि विक्रय प्रतिफल, ठीक है। देन इसमें से आप लेस कर दीजिए कोई भी अगर आपके पास ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं, वही जो यहाँ पर थे सेम है ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, जो भी आपको दिया जाए, ठीक है। इसे हमने बोल दिया नेट सेल्स कंसिडरेशन, फाइन। देन इसके बाद हमने यहाँ पर लेस किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसकी जगह बच्चों हम लॉन्ग टर्म की कंडीशन में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट लेस करेंगे। क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि वृद्धि और सुधार की लागत, इसको हम इंडेक्स कर लेंगे, निर्देशित कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स लेस होगा और अब इसके बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या हो गया? LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। फिर तो पहला डिफरेंस तो कॉस्ट और एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट में आ गया कि यहाँ पर हमने उसे इंडेक्स किया। सेकंड, अब जब यहाँ पर एग्जाम्पशन देंगे ना तो यहाँ पर सेक्शंस बढ़ जाती हैं बच्चों, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन। अब यहाँ पर बहुत सारी सेक्शंस हैं, लाइक 54, 54B, 54D, 54E, है ना। यहाँ पर मैंने क्या दी थी? 54B, 54D, G एंड GA, लेकिन यहाँ 54B, D, E, देन F, फिर 54G, 54GA। E के लिए बच्चों हम इसमें EC और EE दो ले सकते हैं, दो हैं इसमें, आगे सब सेक्शंस हो जाती हैं इसकी, 54GA एंड 54। अगर है तो लेस कर दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस पर एप्लीकेबल होती है तो करेंगे लेस, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें लेस कर दीजिए। अब जो भी आएगा उसे हम बोलेंगे टैक्सेबल LTCG, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना, कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो आई होप आपको समझ आया। जो भी आपको पैसा मिलता है ट्रांसफ़र से उसे ले लीजिए, इसमें कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेंशन है तो लेस कर दीजिए। नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया, इसमें से आपने अगर उस असेट को एक्वायर करने में, प्राप्त करने में कोई भी खर्चा किया है या उसके इम्प्रूवमेंट पर, तो शॉर्ट टर्म में तो हम उसे डायरेक्ट लेस कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उसे इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स करना हम अभी आगे सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देन इसमें से हम एग्जाम्पशंस लेस कर देंगे। अगर जो एग्जाम्पशन एप्लीकेबल होगी, बच्चों एट ए टाइम सारी एग्जाम्पशंस एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो जो सेक्शन आपकी एप्लीकेबल हो रही है आप उसे लेस कर दीजिए। 54, 54B, D, EE, EC, F, जिसमें 54F तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं, 54B भी इंपॉर्टेंट है, D भी है, 54G, GA, GB एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई। तो अब जब हम आगे बात करते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए?
सेल्स कंसिडरेशन, विक्रय प्रतिफल पता होना चाहिए। ऑब्वियसली सेल्स कंसिडरेशन तो मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसके लिए मुझे कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे इसके लिए पेंस नहीं लेना। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस ये भी क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होंगे, बस मुझे सिर्फ ये पहचानना है कि ये ट्रांसफ़र एक्सपेंस है या नहीं और इसे यहाँ से लेस कर देना है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद मैंने बात की आपसे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर दो बात आती है, क्या आती है? सबसे पहले तो मुझे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि उसको प्राप्त करने की लागत का पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे भाई हमने उसे जितने में खरीदा वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हर एसेट को परचेस कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है जैसे सेक्शन 49(1) है कि आपको विल में, सक्सेशन में किसी प्रीवियस ओनर से, किसी पूर्व मालिक ने आपको ये संपत्ति दी है, भेंट के रूप में दे दी है, गिफ्ट्स दे दिए हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हमारी जो फर्म है या कंपनी है अमलगमेट हो रही थी या फर्म डिसॉल्व हो रही है और उस कंडीशन में आपको उससे कोई एसेट मिल गई है, ठीक है, अमलगमेशन की कंडीशन में आपको अगर मिल रहा है, या फिर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की हम बात करें, सूत्रधारी और सहायक कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को, सहायक कंपनी को कोई एसेट दी है, कई सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो उनमें से अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर आप उसके लिए उसको प्राप्त करने की लागत किसे मानेंगे? आपको गिफ्ट में मिली है जो आपने खुद पे ही नहीं किया उसके लिए कुछ, तो आप उसकी कॉस्ट किसे एज्यूम करेंगे? कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं आगे। इसका मतलब है मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसाइड करनी होगी, पहली चीज़। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार की लागत। सुधार की लागत में अगर हम मेन प्रोविज़न की बात करें तो अगर आपको 2001 के पहले आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट किया है, उस पर कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आती हैं एग्जेम्पशंस, तो ये एग्जेम्पशंस भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन कुछ तो ऐसे हैं जो कि क्लियरली टैक्स फ्री हैं, आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आपको उन पर टैक्स पे नहीं करना है ना। कुछ तो इस तरीके के हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं जैसे यूटीआई की यूनिट्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। प्रोविजंस थोड़े से चेंज हो गए हैं, इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स थे लेकिन अब उसकी प्रोविजन चेंज हो चुके हैं, तो कुछ पर तो आपको क्लियरली एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें आप अगर अपना गेन, कैपिटल गेन, उसे फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, वापस से उस पैसे को आपने विनियोजित किया कहीं पर, तो ही आपको उसकी छूट दी जाती है, और वो भी किसी पर्टिकुलर एसेट में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये वही सारी सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सभी कंडीशनल हैं, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो इसकी छूट दी जाती है, तो हमें ये भी स्टडी करना है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एग्जेम्पशंस, ये जो भी हैं वो हमें पढ़नी है। अच्छा, फिर इंडेक्स करना, आपको इंडेक्स करना भी नहीं आता, तो एक चीज़ हम पढ़ेंगे कि हम इस कॉस्ट को किस तरह से इंडेक्स करते हैं, ये एक हमारा हेड होगा। चलिए बच्चों, ये सारी चीज़ें हो गई, वेल एंड गुड, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको पता कैसे चलेगा कि ये एसेट आपके पास कितने टाइम पीरियड के लिए रही है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि एसेट आपकी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसके ट्रांसफ़र से होने वाला। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम किसी भी एसेट को अपने पास, होल्डिंग पीरियड जो है उसका डिटर्मिनेशन हमने किया था, यानी किसी भी संपत्ति को अपने पास रखने की अवधि का निर्धारण लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसके बेसिस पर हमें डिसाइड करेंगे कि कोई भी एसेट हमारी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, और फिर उसके ट्रांसफ़र से होने वाला जो गेन है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होगा। फिर एक और प्रोविज़न मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैं फिर से कह रही हूँ कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, दीर्घकालीन पूंजी हानि भी पॉसिबल है, इट माइट बी, तो अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसको आप शॉर्ट टर्म से पूरा नहीं कर सकते। अल्पकालीन पूंजी लाभों से दीर्घकालीन हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती है, ये प्रोविज़न है। इस वजह से हम इन दोनों को सेपरेट शो करेंगे। अगर हमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो हम उसे अपनी जो टैक्सेबल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लॉसेस को अलग से शो करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन को अलग, मतलब कैपिटल गेन हेड में ही दोनों को अलग अलग शो करेंगे, जस्ट बिकॉज इसको जब आगे ले जाया जाएगा तो उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा किया जाता है आगे ले जाके, और किसी से भी इसे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। क्लियर? आपको इस पूरे चैप्टर की एक पिक्चर क्लियर हो गई है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों आप इतना पढ़िए, इतना कंप्लीट कीजिए, और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे से कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने की जो लागत है
उसको किस तरह से डिसाइड करते हैं, हम किस कंडीशन में क्या उस एसेट की कॉस्ट होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।